नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त सह कोषाध्यक्ष विवेक सिंह चौहान जी। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद अटल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। हमारी पूरी टीम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई। आप बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने रीवा संभाग से आप एकलौते व्यक्ति हैं जिनको इतना बड़ा दायित्व मिला है। पार्टी ने सह कोषाध्यक्ष से आपको नवाजा है। तो जब कोई दायित्व मिलता है तो दायित्व के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। तो इस पद को आप किस तरह से लेते हैं, इस दायित्व? देखिए, मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर हर कार्यकर्ता एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है। दायित्व मिलना, दायित्व बदलना, ये एक प्रक्रिया है। कार्यों का विभाजन होता है और हम लोग इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए काम और हर काम के लिए व्यक्ति। तो कार्य विभाजन के तौर पर मुझे एक ऐसा दायित्व दिया गया है जिसका मुझे निर्वहन करना है। बाकी पूरे विंध्य क्षेत्र से ऐसा नहीं है कि मैं अकेला दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता देवता तुल्य है और हर कार्यकर्ता उसी निष्ठा से कार्य करता है, भले उसे दायित्व कोई भी दिया गया हो। हाँ, संगठन ने मुझे अगर इस दायित्व के लिए अगर मुझे उपयुक्त समझा है तो मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने का पूरी तरह प्रयास करूँगा। अगर हम आपकी बात करें, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो सियासत आपको विरासत में मिली है और आपकी माताजी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही हैं और जिस दल में आप हैं उस दल में माताजी भी रही हैं। तो आपका रुझान राजनीति की ओर कैसे हुआ? माताजी को देखकर या स्वप्रेरित होकर आप राजनीति में आए? देखिए, शुरुआत में तो चूँकि शिक्षा दीक्षा मेरी हमेशा से बाहर रही है और मैं एक थोड़ा ठीक ठाक विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो शुरुआत में मेरा राजनीति में बहुत रुझान नहीं था। बचपन से मेरी ये इच्छा थी कि मैं आगे जाके नौकरी करूँ। चूँकि मेरे बाबा जी भी वो भी नौकरी में थे, मेरे पिताजी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर थे। नौकरी के प्रति हमारा रुझान था, परंतु पुश्तैनी कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी होने के कारण, कुछ काम धाम होने के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे वापस आना पड़ा और सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ गया। तो शुरुआत में बजरंग दल के माध्यम से मैंने सामाजिक कार्य किए और मैं अपनी माताजी को बचपन से देखता रहता था, सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती थी, लोगों की मदद करने का हमेशा उनका प्रयास रहता था। वो हमेशा से गरीबों को उत्थान के लिए हमेशा से कार्यरत रही हैं। तो मुझे लगा कि पहले मुझे लगता था राजनीति ठीक नहीं है, परंतु ये बात भी सत्य है कि जो कुछ भी ठीक होना है उसका माध्यम राजनीति ही है। राजनीति भले ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक राजनीति से ही होना है। तो ये एक माध्यम है जनता की सेवा करने का। तो माता जी को देखते देखते ही कहिए या स्वप्रेरित ही कहिए, जनता की सेवा करने का एक माध्यम मैंने इसको चुना है और मैं आगे इसी दिशा में कार्य करना चाहता हूँ। आपने जब राजनीति का चुनाव किया, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल का भी आपने चुनाव किया, तो कौन सी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर, किस सिद्धांत से प्रेरित होकर आप बीजेपी को अपना दल चुना? देखिए, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ या संघ का कार्यकर्ता हूँ भी, तो हमेशा से हमारी आइडियोलॉजी रही है, वो इस बात पर रही है कि हम हिंदू हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए और सर्वधर्म समभाव के नारे को आगे लेके चलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपने सिद्धांतों को पूरी तरह से निभा सकता हूं और उस दिशा में कार्य कर सकता हूं। इस कारण भारतीय जनता पार्टी से उपयुक्त मुझे कुछ नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। भारतीय राजनीति में अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं, किसको अपना आइडल मानते हैं राजनीति में? भारतीय राजनीति में चूँकि जब हम छोटे थे तो हमने अटल जी के भाषणों को हम सुनते रहते थे। जो अटल जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, पर भारतीय राजनीति में उन्होंने जो कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया है, विपरीत परिस्थितियों में जो कार्य किया है। और जब वो भाषण देते थे, उनके भाषण के बीच में जो विराम होते थे वो भी बहुत कुछ कह जाते थे।
उस विराम के कारण ही मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता कोई नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई इतना महान व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में मिलना शायद मुश्किल होगा आगे। वो इसीलिए मैं उन्हें अपनी प्रेरणा मानता हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसे और भी व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे जो उनकी विचारों, उनके सिद्धांतों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के साथ मिलकर मैं उनके साथ कार्य करूँगा। अगर हम वर्तमान राजनीति की बात करें, वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज की राजनीति काफ़ी टॉक्सिक है और आज की राजनीति में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। ऐसी राजनीति में अपने आप को आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? देखिए, राज करने की जो नीति है वह ऐसा नहीं है कि आज ही टॉक्सिक हुई है। राजा महाराजाओं के ज़माने से ही षड्यंत्र होते रहे हैं, ये आगे भी होते रहेंगे, अभी भी हो रहे हैं। परंतु षड्यंत्रों से घबराना, षड्यंत्रों से मुंह मोड़ लेना, यह हमें नहीं सिखाया गया। षड्यंत्र किए जाएंगे, पहले भी होते थे, आज भी होंगे। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और बड़े स्तर में और बड़े षड्यंत्र होते हैं, परंतु जिसे कार्य करना है वो षड्यंत्रों की चिंता नहीं करता। वह अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है और उसे सफल करने का प्रयास करता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और कहीं ना कहीं आप पार्टी के प्रदर्शन से सरकार बनाने में असमर्थ रहे। हाँ, बीच में कुछ ऐसा गठजोड़ हुआ जिसके कारण आज आप सत्ता में हैं, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की तुलना आने वाले चुनाव से करेंगे तो फिर से सरकार बना पाना काफ़ी कठिन होगा अगर यही स्थिति रही। तो युवा मोर्चा का क्या योगदान रहेगा? किस स्ट्रेटजी से प्रदेश में आप लोग काम करेंगे जिससे आपकी सरकार पूरे बहुमत से आए? देखिए, अब जैसा भी आपने कहा कि पिछली बार हम सरकार बनाने में असफल हुए थे, प्रथम बार में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स भी होते हैं, हम लगातार सत्ता में थे, कुछ ऐसी कमजोरियां रही होंगी जिसका हमने मंथन किया था, हमारी पार्टी के अंदर उसके बारे में विचार किया गया था और हम अब आगे यह प्रयास करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई थी। जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ तो ठीक है, जहाँ पे हमारे वोट का प्रतिशत कुछ घटा था या जहाँ हम नीचे तक नहीं जा पाए थे, वहाँ पर जाके हम लोगों को बताएंगे कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। जो लाभान्वित हुए हैं उनको बताएंगे कि योजनाएं जो लाई गई हैं आपके गरीबों के उत्थान के लिए लाई गई हैं और ऐसे कमज़ोर जगहों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। अगर हम युवा मोर्चा की बात करें प्रदेश में तो रीवा संभाग से आप एक ऐसे एकलौते कार्यकर्ता है जिसका पार्टी ने चुनाव किया है और आपको एक दायित्व दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरे संभाग में आपका जो दायित्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो पार्टी पूरे संभाग में मजबूत हो, युवा मोर्चा का क्या योगदान होगा? किस स्ट्रेटजी से काम करेंगे कि संगठन की जड़ें गहरी हो और जिसका लाभ आने वाले चुनाव में मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम हवा में काम नहीं करते। हम लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र से लेके एक मतदान के लिस्ट में एक पेज के हम प्रभारी बनाते हैं। उस प्रभारी को एक कार्य दिया जाता है लोगों के बीच में जाने का, भारतीय जनता पार्टी के विषय में बताने का। युवा मोर्चा इस काम को बखूबी करेगा और पूरे विंध्य क्षेत्र में, खासकर रीवा संभाग में पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं यह प्रयास करूंगा कि एक एक युवा को जोड़ूं, उसे सक्रिय करूं। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। हमारी पार्टी पहले से ही बूथ स्तर तक पहुंची हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। यह है कि कभी कभी जामवंत की भूमिका किसी को दी जाती है ताकि हनुमान गुट की शक्ति का स्मरण कराया जा सके। तो अभी हमारे युवा मोर्चा का गठन होने वाला है, उसमें जो भी जिला अध्यक्ष बनेंगे हमारे संभाग में, उनके लिए मैं जामवंत की भूमिका का निर्वहन करूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्ति क्या है, और उनके माध्यम से आगे बेहतर कार्य कराने का प्रयास करूंगा। अभी तक पार्टी ने आपको जो जो संगठनात्मक दायित्व दिए, उन दायित्वों का निर्वहन भी आपने बखूबी किया है और उसी को आधार बनाकर पार्टी ने एक बड़ा दायित्व फिर से दिया है आपको।
आगे आने वाले समय में आप संगठन में ही काम करेंगे कि भविष्य में आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आएंगे? देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है आगे कहीं ना कहीं उसका विचार आगे बढ़ने का होता है, अपने कार्यों को आगे ले जाने का प्रयास होता है, अपने विचारों को आगे ले जाने का प्रयास होता है। उसके लिए निर्वाचन भी एक प्रक्रिया है। संगठन में काम करना तो मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि संगठन ने मुझे इस उपयुक्त समझा, और मैं संगठन में आगे भी कार्य करता रहूँगा। पार्टी मुझे जहाँ उपयुक्त करेगी, उपयुक्त समझेगी, जहाँ मुझे जो दायित्व दिए जाएंगे मैं उसका बखूबी निर्वहन करूँगा, और ये आगे परिस्थितियाँ तय करेंगी कि मुझे आगे कौन सा कार्य करना है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिस तरह से पार्टी युवाओं को मौका दे रही है और युवा खरे भी उतर रहे हैं और युवाओं को पार्टी आगे लेकर आ रही है, तो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि बीजेपी युवा कैंडिडेट भी मैदान में उतारेगी? युवाओं में निश्चित तौर पर जोश होता है, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसीलिए पार्टी गाइडलाइन ने यह तय किया है कि आगे आने वाले समय में हम युवाओं की एक ऐसी फौज तैयार करें जिससे अगले 20 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाने के लिए एक ऊर्जावान कार्यकर्ता मिलते रहें। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी ने उपयुक्त समझा, युवाओं को मौका दिया, तो युवा उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और युवा मन लगाकर कार्य करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर बीजेपी का कोई बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट है तो कांग्रेस जैसा दल है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है, जिस तरह से संगठन में बिखराव है, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में यही स्थिति रही तो पार्टी कांग्रेस जैसा बड़ा दल आपको कम्पिटिट कर पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहें। कांग्रेस पार्टी जिसने देश को, पूरे देश में और खुद पार्टी के लिए एक ही परिवार को अपना सब कुछ मान लिया हो, सारे नीति नियंता एक ही परिवार के माध्यम से ही उनके तय किए जा रहे हैं, उसका यह हश्र होना स्वाभाविक है। बड़े बड़े नेताओं को लगेज की तरह उठा करके बाहर फेंक देना, यह कांग्रेस की रीति नीति नहीं है। केवल एक परिवार के चलते यह पार्टी आज गर्त में जा रही है, और इस परिवारवाद के कारण जनता भी अब इनसे थक चुकी है। इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। अब आगे इनकी नहीं चलेगी, ये जड़ से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी, और अपनी ज़मीन तलाश करने की यह कोशिश कर रही है। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर, चूँकि निर्वाचन है, एक प्रक्रिया होती है, विरोध प्रतिरोध होता है, हम लोग सत्ता में है कई साल से, कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। बाकी कांग्रेस में मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कांग्रेस में कोई ऊर्जा बची है हमसे निर्वाचन में मुकाबला करने की। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई है, कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल की मुलाकात प्रदेश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा से हुई है। तो सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल है, अफवाहों का बाजार गर्म है, आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, राहुल भैया एक कद्दावर नेता है, अजय सिंह राहुल जी। विभिन्न क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है, तो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो उसके बारे में लोगों को अटकलें लगाना तो लाजमी है। परंतु राजनीति में हर चीज़ का कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी एक बड़े कद के नेता हैं, और राजनीति में शुचिता का ध्यान रखते हुए शिष्टाचार भेंट भी की जाती है। हो सकता है शायद शिष्टाचार भेंट रही हो, अब उनके बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये तो बेहतर बता सकते हैं, परंतु मेरे ख्याल से अभी इसका कुछ भी, वी शुड नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स, ऐसा कुछ हमको मतलब नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है उनकी शिष्टाचार भेंट रही हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त सह कोषाध्यक्ष विवेक सिंह चौहान से हुई। विभिन्न पहलुओं पर उनसे बात हुई और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात हमारे सामने रखी है। आगे आने वाले समय में जो भी नवाचार वो करेंगे वर्तमान राजनीति में, अपने दल में, अपने संगठन में, हम वो सब आपके सामने लाते रहेंगे समय समय पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय।